हाँ तो बच्चों, कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों, मैंने फर्स्ट पार्ट संख्या पद्धति का बनाया था, उसी का सेकंड पार्ट अभी आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले ये यूनिट हमें किसी भी वस्तु का बोध कराती है कि वो वस्तु वजन में है, धारिता में यानी आयतन में है या दूरी में है। ये यूनिट कहलाती हैं। निरपेक्ष मान, किसी भी संख्या की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, 7 जिस तरह से हम 7 को 7 कहेंगे, 11 को 11 कहेंगे, 81 को 81, 99 को 99, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की 99 की 99 ही होगी, 81 की 81 होगी, न कि कोई और वैल्यू हो सकती है। तो इसको हम जो एक्चुअल वैल्यू होती है, वास्तविक जो वैल्यू होती है, निरपेक्ष मान कहलाती है। जातीय मान, किसी भी संख्या का जो वास्तविक मान होता है, वास्तव में जैसे 5 को 5 कहेंगे, 8 को 8 कहेंगे, 2 को 2 कहेंगे, 3 को 3 कहेंगे, 9 को 9 कहेंगे, लेकिन इन्हीं अंकों को हम जिस स्थान पर रखते हैं, अब जैसे जैसे इस तरफ आ जाइए, ये 8 को मैंने सैकड़ा के स्थान पर रख दिया, तो ये 8 का स्थानीय मान कितना हो गया, 800। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, इसमें 8 को मैंने इकाई के स्थान पर रखा है, तो 8 की वैल्यू क्या हो गई, 8। और जब इसी 8 के अंक को मैंने 1000 के स्थान पर रख दिया, तो ये 8000 हो गया। कितना हो गया, 8000। तो ये स्थानीय मान कहलाते हैं। जिस स्थान पर अंकों को हम का प्रयोग करते हैं, वो उनका स्थानीय मान कहलाता है। और जो अंक का स्वयं का अपना मान होता है, उसे हम वास्तविक मान या जातीय मान कहते हैं। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें क्रम से संख्या होती हैं। अब जो क्रमागत हैं, इनमें एक एक का अंतर होता है। 2 में से 1 घटाइए आप तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाइए 1 आएगा, 4 में से 3 घटाइए 1 आएगा, तो इनमें 1 का अंतर आ रहा है, तो ये क्रमागत संख्या हो गई। इसी में 2 संख्या और भी होती हैं, सम क्रमागत विषम संख्याएं, और होती हैं क्रमागत सम संख्याएं। तो क्रमागत विषम संख्या वो होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये क्रम से हो गई, यानी पहले छोटी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी आरोही क्रम में होती हैं ये। तो ये विषम संख्याएं जो क्रम में लगी हों, आरोही क्रम में हों, तो ये क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत सम संख्या कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इस क्रम में लगी हैं, तो ये क्रमागत सम संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट अब आता है संख्या रेखा। संख्या रेखा में ये मिडिल पॉइंट होता है, ये 0 होता है, और 0 के राइट हैंड साइड में RHS में जो ये संख्या होती हैं, जब इस डायरेक्शन में जब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये सारी संख्या धनात्मक होती हैं, और 0 से लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ये सारी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही में सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो इसे हम आरोही क्रम कहते हैं। अगर इसी क्रम में हम सभी संख्याओं को लिखें तो वो संख्याओं का क्रम आरोही क्रम कहलाएगा। अगला है अवरोही क्रम। अवरोही में क्या होता है, पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये अवरोही क्रम कहलाता है। अगला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब इसको हम समझने के लिए देखिए, यहाँ देखेंगे, 7 में 2 से हमने डिवाइड किया, भाग दिया, तो 2 तिया 6, 1 शेषफल बचा, इसको भागफल कहते हैं, भागफल। तो ये जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होती है, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होती है, और ये एक शेष बचा है, इसको हम शेषफल कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसी के द्वारा ये सूत्र बनाया गया, फॉर्मूला, कि जब कभी सवाल में देता है कि भाजक दे दिया उसने, भागफल दे दिया और शेषफल पूछ रहा है कि किस भाज्य ज्ञात करो, जबकि भाजक इतना है, भागफल इतना है और शेषफल इतना है, तो ये तीनों चीज़ें हमको दी होंगी तो हम भाज्य को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र बना कैसे, इस तरह से आप इधर आइए,
2 का 3 में मल्टीप्लाई करें यानी गुणा करें, 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ दें तो 7 आ जाता है। तब देखिए भाजक और भागफल का गुणा हो रहा है यहाँ, और उसके बाद गुणा करने के बाद में इसमें शेषफल जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, भाजक को भागफल के साथ गुणा किया, 2 तिया 6, 6 में हमने शेषफल को जोड़ दिया तो क्या प्राप्त हो गया हमको, भाज्य। तो इस तरह से हम यहाँ इस सूत्र के द्वारा जब भी कोई इस तरह से भाजक और भागफल शेषफल दिया हो तो हम भाज्य को ज्ञात कर सकते हैं। अगला आइए विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि 2, 4, 8, देखिए मैंने ये ग्रुप वाइज बताया है। 2 से कब कटेगी संख्या, कब भाग जाएगा, जब इकाई के स्थान का अंक अगर 2 से डिवाइड हो रहा है यानी भाग दे जा रहा है तो पूरी संख्या कितनी बड़ी संख्या हो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। 4 से डिवाइड कब होगी, जब इकाई और दहाई के यानी इकाई और दहाई के दोनों अंक अगर ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 8 से कब डिवाइड होगी, जब इकाई दहाई सैकड़ा, ये पीछे के जो 3 अंक हैं इकाई दहाई सैकड़ा अगर ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या कितनी भी बड़ी हो पूरी जो है 8 से डिवाइड हो जाती है। अब 3, 9 और 18 से कब डिवाइड होगी, तो 3 से कब डिवाइड होती है, जब इन अंकों को आपस में जोड़ लें, जैसे 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 में 3 से भाग जा रहा है। इन संख्याओं के इस संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग जा रहा है तो ये संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 9 के लिए भी है, अगर इनके अंकों का योग में 9 से भाग जा रहा है तो इनका योग कितना था 18, 18 में 9 से हम भाग दें तो 9 से 2 बार डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसमें ये भी संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से 18 है, 18 में क्या है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है और 9 से भी डिवाइड हो रही है तो वो 18 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट 6 से कब डिवाइड होगी, जब 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से डिवाइड हो रही है तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। 7 और 13 से कब डिवाइड होती है, जब किसी अंक की पुनरावृत्ति या 6 बार हो, 6 बार हो, 6 को 6 बार आ जाए, 7 6 बार आ जाए। इसी तरह से जब 6 बार ये एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो इस तरह से तो वो 7 से और 13 से डिवाइड हो जाती है। 14 से कब डिवाइड होगी, जब वो संख्या 7 से और 2 से अगर वो डिवाइड हो रही है। अब ये इसमें देखिए 14 का जो 2 गुणनखंड कर लिए, अब इन दोनों गुणनखंड में 7 से भी डिवाइड हो रही है वो 2 से भी डिवाइड हो रही है तो आप सीधा 14 से डिवाइड कर सकते हैं उसको। 15 से डिवाइड कब होगी, अब वो संख्या 5 से और 3 से डिवाइड हो रही है चूँकि 15 के जो 2 गुणनखंड हैं वो 5 और 3 है तो वो संख्या कोई भी संख्या हो यदि वो 5 से डिवाइड हो रही है और 3 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 15 से डिवाइड हो जाएगी। अब कहोगे 5 से कैसे डिवाइड होगी, तो देखिए 5 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसमें इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाती है। 10 से कब डिवाइड होगी, जब इकाई का अंक 0 हो तो वो 10 से डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट देखिए 3 पर 3 की घात यानी 3 की पावर 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और 3 गुणा 3 गुणा 3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो गुणा में क्या होता है, जब एक ही संख्या का बार बार गुणा हो रहा हो, अब वो जितनी बार गुणा हो रहा है, अब 3 का 1 2 3 बार गुणा किया जा रहा है तो ये घातें हैं, ये ऊपर एक की घात ये घात जुड़ जाती है। अब ये कहोगे 1 की घात कैसे है, कोई भी अंक हमारे पास हो, एनी हाउ कोई भी अंक हो तो उसमें होता क्या है कि उसके ऊपर 1 की घात, 1 का गुणा, 1 का भाग और प्लस का निशान, ये सभी संख्या के ऊपर होता है, लेकिन ये हमको ऐसे मान के चलिए जैसे हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो संख्या ये धनात्मक कहलाती है, इस पर 1 की घात होती है, 1 का गुणा हो रहा होता है, 1 का भाग हो रहा होता है। तो देखिए तो इसके ऊपर भी 1 की घात होगी, इस पर 1 की घात, इस पर भी 1 की घात, तो हम 3 पर ये घातें जोड़ देंगे, 1 धन 2 धन 1 बराबर 3। तो 3 पर 3 की घात गुणा में घातें जोड़ देती हैं। अब भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो 4 पे 5 की घात भागित 4 पर 3 की घात, तो देखिए 4 ये हमने लिख लिया, ये घातांक है, ये घात है, ये घातांक है,
ये घात है, ये घातांक है, तो घातांक ये हो गया और ये घातें हो गई, तो ये घातें आपस में घट जाती हैं। अब जो जिससे डिवाइड किया जा रहा है इससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ये वाली घात है ना 4 की पावर 3, ये वाली माइनस में हो जाती है ऊपर जाके। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये घात माइनस की हो जाएगी। इस तरह से 4 पर 5 की पावर गुणा 4 पर -3, इस तरह से हो जाएगी। तो अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 4 पे 5 -3 कर देंगे, तो सेम ये कंडीशन आ गई। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, तो 4 पर 2 की घात हो जाएगा। ठीक है। अब आता है इकाई। इकाई का अंक कैसे पता करें कि 7, अब 1 2 3 4 5, 7 पर 5 की पावर है, तो हमने ये 7 को 5 बार लिख लिया गुणा के रूप में, और इसमें 35 का भी गुणा हो रहा है। और इस तरह से अब जैसे ये संख्या लिखी हुई है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वो ये पूछ रहा है कि इसमें इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक कौन सा होगा। तो देखिए ये 5 है, और 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 35 हो गया, तो 35 में इकाई का अंक 5 हो गया। अब उस इकाई के अंक से फिर 7 में गुणा करेंगे, फिर 35 हो गया, फिर उस 35 का जो 5 है इकाई का अंक, उसका फिर 7 से गुणा करेंगे, फिर 35 हो गया। 5 से फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 35 आएगा, तो उसमें भी 5 आ गया इकाई का अंक 5। अब 5 से फिर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 5 आ गया, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 5। इसी तरह से एक और संख्या देख लो समझने के लिए कि इससे जब मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ तो 5 छक्का 30, तो इसमें इकाई का अंक 0 आ गया। 0 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, और फिर 0 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0। 0 में किसी संख्या से गुणा करें, 0 में किसी संख्या से भाग दें, तो उनकी वैल्यू 0 आती है। और जस्ट इसका उल्टा देखिए, किसी संख्या में अगर 0 से डिवाइड किया जा रहा है तो ये अनंत होता है, इसका विशेष ध्यान रखना। ये 0 से 3 में डिवाइड करेंगे तो अनंत आएगा, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी यानी अनंत का निशान होता है। और इसमें एक इसमें भी आ जाओ, इकाई का अंक कितना आएगा, 2 तो भी इधर बता दी मैंने, और 2 की पावर 7 है। तो अब हम इसमें देखेंगे, ये 7 बार हमने लिख लिया कि चूँकि 2 की पावर 7 है, तो मल्टीप्लाई करके 2 2 2 2 2 2 करके 7 बार लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम जैसे उसमें इस वाले में जिस तरह से हमने किया था उसी तरह से इसमें करेंगे। 2 दूनी 4, तो 4 आ गया इकाई का अंक। 4 दूनी 8, 8 आ गया इकाई का अंक। 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक कितना, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 दूनी 12, 12 के 2, अब 2 आ गया इसमें इकाई का अंक। अब 2 से फिर इसमें करेंगे, 2 2 दूनी 4 आ गया। अब 4 का फिर इसमें करेंगे, 4 दूनी 8 आ गया। तो इस तरह से हम इकाई का अंक पता कर सकते हैं कि इकाई का अंक इसमें ये 8 आएगा। एक बार फिर देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक 6 है, 6 दूनी 12, 12 में 2 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 2 की पावर 7 पर इकाई का अंक। जब ये संख्या पूरी आ गई और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें इकाई का अंक 8 आएगा। इस तरह से संख्या पद्धति का ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर मैं तीसरे पार्ट में लेकर आऊँगा। तब तक आप मेरा वेट करिए, नोटिफिकेशन देख लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।